आज हम लोग एटेक्सिया के बारे में देखेंगे। ये एटेक्सिया क्या है? गेट बंद। हम लोग आज एटेक्सिया देखेंगे कि एटेक्सिया में क्या होता है और ये किस एरिया का प्रॉब्लम की वजह से एटेक्सिया डेवलप करता है। ब्रेन, जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, उसमें डिजनरेशन की वजह से देखेंगे कि होता है। बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटेक्सिया है क्या। तो एटेक्सिया means without coordination of voluntary muscles, या फिर हम लोग कह सकते हैं impairment of movement। जो हमारा मूवमेंट्स है वो इम्पेयर्ड हो गया, चलने में दिक्कत हो रहा है। हमारे जो मसल कंट्रोल, जो वॉलेंट्री मसल्स हैं जिस पर हमारा कमांड्स है, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार, अब वो नहीं हो रहा है। तो एटेक्सिया मीन्स विदाउट कोऑर्डिनेशंस ऑफ voluntary muscle, in which case loose muscle contract लूज हो गया है, and their effect on the arms and leg. It may also affect या फिर हम लोग कह सकते हैं कि in which case lack of muscle control या lack of balance coordinations। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा मूवमेंट्स है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो अभी विदाउट कंट्रोल है। मतलब होता है इसमें कंट्रोल है ही नहीं, जिसकी वजह से हमको चलने में सबसे पहला कहता है कि ये जो कंट्रोल दिखाई देता है कि कहाँ पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो वो आर्म्स और पैर में, लेग पर दिखाई देता है कि कंट्रोल जब भी कुछ काम को करते हैं या फिर चलने की कोशिश करते हैं तो चल नहीं पाते हैं, या किसी चीज को उठाने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये चीजों पर सबसे पहला दिखाई देता है। दूसरा कहता है कि एटेक्सिया में अल्सो इफेक्ट द फिंगर्स, हैंड्स, बॉडी, स्लर्ड स्पीच एंड आई मूवमेंट्स। कहता है कि ये इफेक्ट जो है हमारी बॉडी के बहुत अलग अलग पार्ट्स पर, फिंगर पर भी देख रहे हैं, हैंड्स में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर पूरे बॉडी पर दिख रहा है। दूसरा कह रहा है कि स्लर्ड स्पीच है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि बोलना भी हमारा जो है वो हमारे वॉलेंट्री मसल के जरिए ही हो रहा है। तो यहाँ पर भी वॉलेंट्री मसल्स में वीकनेस है, जिसकी वजह से आवाज सही नहीं हो रहा है। और तीसरा नेक्स्ट कहता है कि आई मूवमेंट्स, जो ये इफेक्ट है वो आई मूवमेंट्स, जिसको कि हम लोग निस्टैग्मस करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो निस्टैग्मस ऐसा जो सिम्टम है वो चीज दिखाई देने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि होता क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करें कि हमारा बॉडी कंट्रोल कैसे किसी चीज को करता है। जब तक हम लोग ये बात को नहीं समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों का बॉडी कंट्रोल कैसे करता है, तब तक ये प्रॉब्लम भी उसी जगह पर होगा जहाँ जहाँ से कंट्रोल है। जैसे ब्रेन में प्रॉब्लम होगा तो एटेक्सिया हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होगा तो एटेक्सिया हो सकता है, सेरेबेलम पे प्रॉब्लम होगा तो एटेक्सिया हो सकता है। तो अभी हम लोग उसी चीज को देखेंगे। तो कहता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी जब कंट्रोल करता है, जो ब्रेन है, ब्रेन जब कंट्रोल करता है बॉडी के किसी हिस्से को, व्हेन द ब्रेन
control या command the part of the body the move electrical impulse या electrical signals are transmitted through the spinal cord into the peripheral nerves. जब ब्रेन बॉडी के किसी पार्ट को कंट्रोल जब करता है, कमांड भेजता है, तो कहता है वहां से इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स हैं वो ट्रांसमिट होता है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए और तब पेरिफेरल नर्व्स पर पहुंचता है. वहां पर होता है कि दैट देन कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स या स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इनिशिएटिंग मूवमेंट्स. जब वहां पर कमांड गया पेरिफेरल नर्व्स पर, तो वहां के मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मूवमेंट हुआ. मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब मूवमेंट्स होते हैं, तब वहां पर मूवमेंट दिखते हैं. सेम इसी तरह से ये तो हमने कहा कि मोटर है, और दूसरा कहता है कि सेंसरी भी. द पार्ट ऑफ द बॉडी हैज सेंसरी नर्वस सिस्टम. Sensory nervous system means peripheral nervous system. The sensory nervous system receive information from the peripheral nerves, and return into the brain via the spinal cord through different pathway. जब यहाँ भी वो चीज देख रहे हैं कि मोटर तो ऊपर से कमांड्स मिल रहा है ब्रेन के थ्रू, जो हमारे पेरिफेरल्स नर्व पर आ रहा है और हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहा है. दूसरा कहता है सेंसरी जो है यहाँ पर, तो सेंसरी जो पूरे इंफॉर्मेशंस हैं उसको कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही जा रहा है, लेकिन इसका पाथवे जो है वो अलग है. नेक्स्ट बात अब यहां पर देखते हैं कि ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो है cerebellum take this information as well as input of visions from your eye, balance vestibular system in the inner ears. ये भी कहता है कि यहाँ पर आई भी जो है सेरेबेलम से कांटेक्ट में है, तो सेरेबेलम ये सब इंफॉर्मेशन को लेता है. अगर हियरिंग का वेस्टिबुलर में भी हम लोग देखा कि बैलेंस अगर गड़बड़ हो सकता है, उसके जरिए भी इनर ईयर्स में हम लोग रिस्पॉन्सिबल देखे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसका कि हियरिंग के साथ साथ बैलेंस को भी कंट्रोल करता है. तो अगर सेरेबेलम को इंफॉर्मेशन अगर इस तरह का कुछ मिलता है, तो वो क्या करता है कि यहीं से स्मूथ आउट जो मूवमेंट जरूरी है, जो स्मूथ मूवमेंट्स है वो प्रोवाइड करवाता है, वो सब कुछ देख करके. तो हमारा जो सेरेबेलर सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मूवमेंट्स के, हमारे बैलेंस के लिए. अगर इसमें भी कोई अगर इंजुरी हो जाए सेरेबेलम में तो भी दिक्कत हो सकता है. तो वही हुआ, हमने देखा कि ये सब को इंफॉर्मेशन को ले करके उसके बाद सेरेबेलम जो इंटरप्रिटेट करता है, उसके बाद करता है स्मूथ और पर्पसफुल मूवमेंट्स. यहाँ पर जैसा आपको मूवमेंट जरूरत है वैसा मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, जो हम चाह रहे हैं, जैसा करना चाह रहे हैं उसके अनुसार. अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमारे वो स्मूथनेस देता है कि हम बढ़िया से लिख सके. और अगर खाने की है तो खाने के लिए भी हम लोग जानते हैं कि वॉलेंटरी मसल्स ही काम करता है, घोंटने के लिए, स्वेलोइंग के लिए भी. तो अगर कहता है कि एनी ऑफ दीज कंपोनेंट, ये जो सारे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जो कि सेरेबेलम की बात किया, मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, तो ये सब में अगर कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स में अगर प्रॉब्लम आता है तो दे मीन लीड टू एटेक्सिया. ये सारे, इसलिए हम लोग इतना बात को जानने की जरूरत ये था, हम सिंपल कारण पर आ सकते थे, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि क्या कौन क्या कर रहा है. तो ये जो बात हुआ हमने देखा टोटल कि ये सारे सिस्टम सब कुछ एटेक्सिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ब्रेन भी रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा सेरेबेलम का हिस्सा जो है ब्रेन के वो भी रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कहता है मोटर नर्व्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, सेंसरी भी रिस्पॉन्सिबल, ये सारी चीज है. अब हम लोग देखते हैं कि एटेक्सिया
क्यों होता है, एटेक्सिया के कौन-कौन से कारण है। तो सबसे पहला कारण कहता है कि वो जेनेटिक भी, हेरिडिटरी भी हो सकता है। दूसरा कहता है कि ट्रॉमा ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा ऑफ द सेरेबेलम की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है कि ट्रॉमा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, अगर स्पाइनल कॉर्ड हमने कहा कि ब्रेन से लाने और पेरिफेरल सिस्टम से ब्रेन तक ले जाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाता है, लेकिन सेपरेट पाथवे है, डिफरेंट पाथवे है जिसकी वजह से जाता है, मैसेज आना और जाना दोनों लगा होता है। लेकिन अगर कहता है कि ट्रॉमा हो जाए स्पाइनल कॉर्ड पर, तो ये मैसेज इंटरप्ट करेगा, मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है प्रॉब्लम। तीसरा कहता है कि स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक में या तो ब्रेन के आर्टरी ब्लॉक कर जाए या फिर हैमरेज हो जाए, इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जो है ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर का साइज बढ़ेगा तो हो सकता है कि ब्रेन के और भी हिस्से जो सेरेबेलम है वहां भी कंप्रेस कर सकता है, या ब्रेन के दूसरे पार्ट में, हम लोग जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव है, तो ये सब चीज करा सकता है। नेक्स्ट कहता है कि एक बीमारी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें डिजेनरेशन है। अगर माइलाइन डिजनरेशन हो रहा है तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि करंट का प्रॉपर वे में फ्लो नहीं हो रहा है, वो करंट को डिस्टर्ब कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। पोटेशियम की कमी, सोडियम की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण कहता है कि कुछ पॉइजनिंग की वजह से, जो पॉइजनिंग है वो केमिकल पॉइजनिंग, जो टॉक्सिसिटी है उसके वजह से भी नर्व्स के कंडक्शन में इम्पेयरमेंट्स आ सकता है पॉइजनिंग की वजह से। और नेक्स्ट कॉज कहता है कि कुछ विटामिन की डिफिशियंसी है, विटामिन ई एंड विटामिन B12 की डिफिशियंसी, इसकी वजह से हो सकता है। और फिर है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपाराथायरॉयडिज्म, ये जो दोनों बीमारी है इसकी वजह से भी कहता है एटेक्सिया होता है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज हमने देखा कि ब्रेन से रिलेटेड है और कुछ नर्व से रिलेटेड है। जो माइलाइन देखा कि ब्रेन में भी हो सकता है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज था जो कि कहीं के ब्रेन को इफेक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के किसी भी हिस्से में डीमाइलिनेशन करा सकता है। ये सब जो है ये कारण है। नेक्स्ट कहता है कि अब हम लोग क्या करवाएं, कौन कौन सा टेस्ट करवाएं जिससे कि हम लोग इसको पता कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के जरिए। तो सबसे पहला कहता है कि एटेक्सिया का कारण क्या हो सकता है। हमने एटेक्सिया के बहुत सारे कारण को देखे, ट्यूमर भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, डीमाइलिनेशन जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो भी हो सकता है। तो क्या है, इसको पता करने के लिए सबसे पहला कहता है कि जब एटेक्सिया हो तो आप पहले इसके ब्रेन से ही समझिए कि ब्रेन से ही कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर MRI ऑफ द ब्रेन करवाते हैं। ब्रेन का जब MRI कराते हैं तो उसमें जो कारण है उसको खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है, ट्यूमर है या फिर डीमाइलिनेशन हो रहा है या फिर स्ट्रोक की वजह से है, कोई हैमरेज हुआ है या फिर इन्फार्क्ट है, ट्यूमर है। जो भी कारण है उसको रूल आउट करने का, जो हमने कारण देखा वो रूल आउट करने का कोशिश करते हैं MRI के थ्रू। जो दिखता है, जो MRI में दिख रहा है उस बेस पर बहुत सारे, हमने जब कहा कि टॉक्सिसिटी है तो टॉक्सिसिटी तो पेशेंट की हिस्ट्री पर पता चलता है कि वो क्या लिया है या कुछ ऐसे ड्रग्स ले रहा है, उसके अटेंडेंस करते हैं कि ये कुछ ड्रग्स पर है जो ले रहा है। तो हम लोग ये बात को पता करते हैं कि क्या उस ड्रग्स का टॉक्सिसिटी ऐसा करवा सकता है। जैसे कुछ ड्रग्स हैं, लिथियम है, एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये उनके हिस्ट्री में आता है कि क्या पहले से कोई बीमारी है इनको या कुछ ले रहे हैं। तो पहला हमने देखा वो कि MRI के थ्रू
ओके ठीक। कनेक्ट तो चालू है। तब हमने देखा एमआरआई के साथ, फिर हम लोग लंबर पंक्चर करने में उसमें सीएसएफ के जरिए देखते हैं कि क्या क्या उसमें कोई एबनॉर्मलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो पता करते हैं। और नेक्स्ट है फिर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कि सीबीसी, ब्लड शुगर, एलएफटी, केएफटी। ब्लड शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग की पेरिफेरल न्यूरोपैथी की तरफ भी इंडिकेशन होता है। एलएफटी, केएफटी सब टेस्ट करा करके कंफर्म होते हैं कि क्या बीमारी है। नेक्स्ट कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर जब पहले इधर से हम लोग देख लेते हैं, तब बाकी सब चीज देखने के बावजूद ऐसा नहीं कि हर आदमी को जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए टेस्ट किया जाता है। तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए जब एडवांस जगह पर जाते हैं, जब इधर कुछ कारण नहीं पता चलता है लोग ट्रीटमेंट के दरमियान, तब लोग सोचते हैं कि कहीं ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसकी वजह से फिर अलग अलग सब टेस्ट हैं। अब हम लोग, ये इम्पोर्टेंट बात है कि क्या अगर कोई पेशेंट को अगर लगता है कि एटेक्सिया है तो क्या सिम्टम देता है, क्या सिम्टम आएगा, कैसे हम लोग पता करें कि ये एटेक्सिया है। तो पहला हमने कारण देखा कि बहुत सारे कारण की वजह से एटेक्सिया है। तो अगर कारण है तो एटेक्सिया होगा। तो एटेक्सिया में होगा क्या, तो डिफिकल्ट टू वॉक, चलने में दिक्कत होगा, उसको चल नहीं पाएगा। डिफिकल्ट टू स्वेलोइंग, उसको घोंटने में दिक्कत होगा। डिफिकल्ट टू वॉक, डिफिकल्ट टू स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी इन फाइन वर्क। कहता है कि कुछ काम करने में डिफिकल्टी, लाइक ईटिंग, राइटिंग एंड बटनिंग शर्ट में बटन लगाने में दिक्कत होता है। हमने कहा था ना, पहले ही कहा है कि हाथ और पैर में ज्यादा दिखाई देता है, तो ज्यादा सिम्टम यहाँ से आ रहा है। दिख रहे हैं कि चलने में दिक्कत हुआ सबसे पहले, डिफिकल्ट इन वॉकिंग, और दूसरा था डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग, घुटने में भी दिक्कत हो रहा है। और तीसरा हमने कहा कि डिफिकल्ट इन फाइन वर्क्स लाइक ईटिंग, राइटिंग एंड बटनिंग शर्ट में बटन लगाने में देख रहे हैं कि हाथ पूरा कांप रहा है, प्रॉपर वे में हो नहीं रहा है। और कहता है कि डिफिकल्ट स्लरेड स्पीच, जो स्पीच है वो भी स्लरेड है, स्लरेड स्पीच। और नेक्स्ट कहता है कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ आई, जिसको निस्टैग्मस कहते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ आई, निस्टैग्मस, ये सारा चीज जो सिम्टम है वो एटेक्सिया का है। अगर किसी को लग रहा है कि ये सारा सिम्टम हो रहा है, राइटिंग जब कहते हैं लिखने के लिए तो प्रॉपर हो नहीं पाता, जो पहले उनका राइटिंग था उसमें बहुत अल्टरेशन है, एक लाइन कुछ है, एक लाइन कुछ है, मतलब कि प्रॉपर जो स्मूथनेस होना चाहिए वो स्मूथ नहीं है। तो इससे दिक्कत हम लोग को पता चल रहा है। दूसरा हमने कहा कि घुटने में दिक्कत होना, जो आदमी रेगुलर आसानी से घूट रहा था किसी चीज को, वो अब घुटने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए यहाँ भी जो मसल है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चलना तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात कहा कि फ्री होकर खड़ा नहीं हो सकते हैं। बीमारी का नाम ही है एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब ही हुआ कि इम्पेयर्ड बैलेंस, बैलेंस नहीं है, वो किसी चीज का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा जो सिम्टम हमने देखा वो एटेक्सिया का सिम्टम था। अब बात आती है कि क्या ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। हमने देखा पहला कि एटेक्सिया है क्या, दूसरा इन्वेस्टिगेशन देखा, तीसरा सिम्टम देखा हमने, और अब हम लोग देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एटेक्सिया रूल आउट करना कि एटेक्सिया किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है एटेक्सिया का। ऐसे अगर हम लोग एक लाइन में कहना चाहें कि देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ एटेक्सिया, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स नहीं है एटेक्सिया का, इसलिए कि कारण पर निर्भर करता है कि वो कितने कारण हैं और कौन कौन से हैं, उस पर सारी बात निर्भर करता है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि ये दवा दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा एटेक्सिया।
अब किसी को ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन और कंप्रेस कर रहा है सेरेबेलम को, तो जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक तो वो ठीक नहीं होगा। दूसरा है हैमरेज है, जब हैमरेज छोटा हो, इंफाक्ट भी हो, तो जब तक वो रिजॉल्व ना करे जब तक वो, तो फिर तो ठीक नहीं होगा। इंफाक्ट है, अगर किसी एरिया डैमेज हो चुका है तब कितना डैमेज है उस पर सारी बात निर्भर करता है। तो कुछ कंडीशन है रिवर्सिबल। अभी इसमें बात करते हैं कि ये जो एटेक्सिया है कुछ रिवर्सिबल है, कुछ इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब कि फिर से ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ठीक होने वाला कौन कौन सा चीज है। तो सबसे पहला बात कहता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हुआ, इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग मेंटेन कर देते हैं तो वो रिवर्सिबल है। दूसरा हमने कहा कि टॉक्सिसिटी की वजह से है, अगर कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी है, कोई मेडिकेशन की वजह से है, तो हम लोग उसको विड्रॉ करते हैं, तो जब उसका इफेक्ट खत्म होगा तो ठीक हो जाए। लेकिन कुछ एटेक्सिया है जो इरिवर्सिबल है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो बढ़ता ही रहेगा, जेनेटिक वाला वो ठीक नहीं होगा। जेनेटिक के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। कुछ हैं जो विटामिन की डिफिशियंसी है, तो विटामिन का अगर जब हम लोग फुलफिल कर देते हैं, बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, जो उसका नॉर्मल रेंज है वहां तक अगर पहुंचा देते हैं तो ठीक हो सकता है। डैमेज की बात कर रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का अगर डैमेज है तो डैमेज कितना है, कैसा डैमेज है, कितने दिन से है, ये सारी बातों पर निर्भर करता है कि कितना रिकवरी होगा। कहता है कि अगर डैमेज कंप्रेशन अगर जल्दी अभी तुरंत हुआ है और बहुत क्विक उसके लिए उपाय किया गया है, जो भी उपाय हो बन सकता है वहां के लिए, जो जैसा केस है उस पर निर्भर करता है, तो उतना जल्दी ही रिकवरी मिलता है। और अगर लंबे समय तक कंप्रेशन है तो रिकवरी का चांस बहुत कम है, इसलिए कि धीरे धीरे वहां का बहुत सारे चीज डिजेनरेट करने लगता है, खराब होने लगता है। तो ये सारा सिचुएशंस है। दो होते हैं, पहला हमने कहा कि रिवर्सिबल और कुछ है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल कौन हो सकता है ये भी हमने कहा। ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा मान लो कि डैमेज हो चुका है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी है जो बचपन में ही किसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ हो, तो ये कभी नहीं ठीक हो सकता है। ये उसमें कहता है कि इम्प्रूव हो सकता है, जो उसके प्रॉब्लम्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन 100% रिकवरी नहीं मिल सकता है। तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन सब है। तो ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट की उसको प्रॉब्लम क्या है। तो ट्रीटमेंट जो एटेक्सिया का है वो उसके काउज पर निर्भर करता है कि क्या है और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ये था एटेक्सिया। हम लोग नेक्स्ट डे कुछ दूसरा चीज देखेंगे। दूसरी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ पूछ सकता है।